नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560969752386089742386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आयुषी मदान आपके सामने लेकर के आई हूँ यूपी पीसीएस के जितने भी ज्योग्राफी भूगोल के इम्पोर्टेंट पीवाई क्यूज हैं। आप सभी जानते हैं कि पीवाई क्यू हमारे लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप सभी जानते हैं कि पीवाई क्यू को सॉल्व करना उतना ही जरूरी है अगर आपको एग्जाम को कि एकदम से एनालिस करना है, परख करनी है कि एग्जाम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप पूरा का पूरा यहाँ पर एग्जाम के बारे में हर चीज जाने। तो उसी प्रकार से ज्योग्राफी जो है वो भी अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अभी आपका एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए ये पूरी की पूरी जो वीडियो है इसको आप लोग कंप्लीट कर लो, बहुत अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे। जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं वो भी आप लोग लिखते रहिएगा। उसके अलावा साथ साथ जो जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताती जाऊं वो सारा कुछ आप लिखते रहिएगा। बाकी अपना अटेम्प्ट जरूर करते रहिए और ये देखते रहिए कि आपके सारे आंसर्स आप ठीक लगा पा रहे हैं या नहीं। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है रिवर्स के ऊपर। हमारी जो भारतीय नदी है गंगा, उनमें से इनमें से कौन सी नदी जो है वो भारतीय गंगा बेसिन के हिस्से में आती ही नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करो। पुनपुन नदी बिल्कुल आती है। अजय रिवर, अजय भी पढ़ते हैं, अजय भी पढ़ते हैं, वैसे अजय भी ज्यादा लिखते हैं। अजय रिवर जो है ये बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के रीजन में फ्लो करती है और ये जाके गंगा में मिलती है। जलांगी रिवर, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी मिलती है। लेकिन जो जोंक नदी है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? जोंक नदी महानदी की ट्रिब्यूटरी है। महानदी पर भी कई बार सवाल आ चुके हैं। महानदी जो उड़ीसा है ना और छत्तीसगढ़ वहां पे फ्लो करती है। तो उस रीजन में जोंग, ओंग, तेल ये सारी नदियां वहां जाके मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, कि भाई गंगा बेसिन का हिस्सा कौन सी नदी नहीं है? जोंक रिवर। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारे भारत की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ये क्वेश्चन तो आप मान के चलो कई बार पूछा गया, एक बार नहीं कई बार पूछा गया। तो ये का आंसर क्या हो जाएगा? वो है चिलिका लेक। बहुत ही फेमस है चिलिका। कहाँ पर है? अगेन ये भी ओडिशा में है। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रही हूँ ताकि किसी भी बच्चे की मेरे से कोई शिकायत ना रहे कि मैम आपने इंग्लिश बता दिया या मैम आपने हिंदी बता दिया। तो मैं आपको दोनों में ही समझा रही हूँ, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चिलिका लेक ओडिशा में है ये, ओडिशा के गंजम जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। और वेम्बानाथ लेक हमारी सबसे बड़ी लेक है, अगर लॉन्गेस्ट पूछता है, ठीक है, लार्जेस्ट नहीं, सबसे लंबी नदी पूछेगा लेक झील, लॉन्गेस्ट आपका आंसर हो जाएगा वेम्बानाद। क्यों? ये कहाँ पे है? केरल में है। उसके बाद अगर पूछता है तो चिलिका ही है। और सांभर कहाँ पे है? ये सांभर है राजस्थान में। लोनार कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। और वुलार कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है भाई। और साथ ही साथ चिलिका लेक के बारे में ये भी याद रखिएगा कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है उसमें इसको भी इंक्लूड किया गया है। एक चीज और याद रखिएगा, चिलिका लेक में पानी कहाँ से आता है? ये सवाल बन सकता है एग्जाम में, अभी तक नहीं पूछा पर बन सकता है। चिलिका लेक में पानी जो है वो महानदी की एक ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है दया नदी, दया रिवर से आता है। इसको आप दया याद कर लो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया भाभी है ना, वहां से याद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपको यहाँ पर मैच करना है, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है। देखो लोकल विंड्स जो होती है स्थानीय पवने, उनके ऊपर भी आपको पता है सवाल बनते ही हैं, तो इनको भी आपको पढ़ के जाना है। तो इसमें से जो सबसे पहली है लेवेश, सही लिखिए, स्पेन में है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया की है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका की है। लेकिन अगर आप लास्ट वाली पढ़े शामल, ये जो शामल जो विंड है, लोकल विंड स्थानीय पवन, ये आपको पर्शिया गल्फ, इराक उस रीजन में मिलेगी, ऑस्ट्रिया में नहीं मिलेगी। शामल आपको इराक का जो पूरा हिस्सा है वहां पे मिलेगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी ना, मतलब एक तरीके से रेत से भरी हुई होती है, बहुत ज्यादा डस्ट होता है इनके अंदर और ये वहां पे पूरा फ्लो कर रही होती है। ठीक है,
स्थानीय पवनों पे सवाल आते हैं, इसका पूरा हमारी अवेलेबल है वीडियो। अभी मैं बताने का समय नहीं है ना, वरना मैं ही बता देती सारी की सारी एक साथ ही कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी लर्न करनी है, पर अभी उतना समय नहीं है क्योंकि और बहुत सारे क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। अगला देखेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा अगला कि आप लोगों को यहाँ पर जो गलत मैच है ना उसको बताना है कि कौन सा गलत मैच है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। तो देखो भाई, सबसे पहला अगर आप यहाँ पर हेडक्वार्टर्स को देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो सेंटर फॉर रिसर्च एग्रो फॉरेस्ट्री का है, शस्य वानिकी अनुसंधान नैरोबी में है। ठीक है, ये अफ्रीका में आता है। वन प्रबंधन संस्थान भोपाल के अंदर है। लेकिन अगर आप इसमें थर्ड वाला पढ़ेंगे, वो लिखा हुआ है सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट शस्य वानिकी अनुसंधान। ये कहाँ पर है? ये यूपी में है, इसलिए पूछा भी गया है। ये यूपी के जो झांसी का रीजन है, ठीक है, पाहुज डैम के पास, ये वहां पे बना हुआ है। बाकी टाटा ऊर्जा वाला नई दिल्ली में बना हुआ, ये ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हेडक्वार्टर्स वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन अन्य की तुलना में ज्यादा सूरज की रोशनी को जो है परिवर्तित करता है या फिर वो रिफ्लेक्ट बैक करता है? तो वो है ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि जो होगी, वो बाकियों के कंपैरिजन में, अगर तीनों की हम बात करें, उसके कंपैरिजन में ज्यादा आपको सनलाइट, सूर्य की रोशनी को परावर्तित, रिफ्लेक्ट बैक करती है। ये कुछ ऐसे फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको ऐसी लर्न करनी है। अगला, इनमें से कौन सी रामसर साइट जो है, रामसर स्थल, वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने एनवायरमेंट में भी कवर किया था, तो अगर आपने वहां पे वीडियो सुन लिया तो आपको वहां आता होगा। नहीं आता तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, सब लोग समझेंगे। रामसर साइट जो है वो 2 फरवरी 1971 को वर्ल्ड के लीडर्स, एक जगह ईरान की है जिसमें रामसर जिसका नाम है, वहां पे इकट्ठा होते हैं। और सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हमारी वेटलैंड या आर्द्र भूमि है उनको बचाने के लिए स्टेप्स लेंगे। उसको बचाने के लिए यहाँ पर यूपी जो है, यूपी या फिर पूरे वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठा होते हैं, और भारत के अंदर अभी 75 साइट्स ऐसी बना दी गई, 75 है। तो ये 75 जो हमारी साइट्स है उसमें से सबसे ज्यादा जो है वो तमिलनाडु में है। और उसके बाद ये सुरसरोवर, समासपुर, सरसाई नावर झील, ये तीनों ही यूपी की है, जबकि सुरिनसर और मानसर, ये दोनों को ट्विन लेक्स कहा जाता है, बहने कहा जाता है। ये दोनों लेक जो है हमारी, वो जम्मू कश्मीर में आती है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है रामसर साइट, उसके बाद अगर कहाँ पे है तो वो है यूपी में। तो रामसर साइट तो देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो आप छोड़ के जा, किसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकते। पूरा का पूरा टॉपिक मतलब ऐसे रट डालो, पूरे तरीके से दिमाग में फिट कर डालो। अगर आप रामसर साइट को छोड़ के गए हो तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ के जा रहे हो। मैं आप फिर कह रही हूँ कि एग्जाम से पहले रामसर साइट को पढ़ के जाइएगा। ठीक है, हमारे कंट्री ने 75वां आजादी का दिवस मनाया था, इसीलिए यहाँ पर पूरा ऐड करके 75 साइट्स कर दी गई हैं। ठीक है भाई, तमिलनाडु की 14 है, उसके बाद यूपी में कितनी है? यूपी की आपको सारी रटी हुई होनी चाहिए, 10 साइट्स हैं पूरी। और इस बार ये भी मैं आपको बता दूं, गोवा, कर्नाटका, मिजोरम, इन तीनों को पहली अपनी रामसर साइट मिली है। इनके पास पहले कभी रामसर साइट नहीं थी। ये भी सवाल बन सकता है कि पहली बार रामसर साइट इस साल किसको मिली। ठीक है भाई, तो जितनी भी हमारी दक्षिण एशियाई कंट्री है उसमें सबसे ज्यादा भारत के पास हो गई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मान लो आपसे पूछ लीजिएगा अनसुपा लेक को मिला है तो ये कहाँ पर है? ठीक है, अनसुपा लेक से पूछ लेगा, हाइगम वेटलैंड से पूछ लेगा, थाने क्रीक से पूछ लेगा। तो ये वाली जो साइट्स है ना, ये अभी रिसेंटली ऐड की गई है। मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था ये सवाल। तो इस तरीके का जो है ना पेयर बनाना, मैच द फॉलोइंग, ये एग्जाम में ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बन सकता है, तो आप सभी लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। रामसर साइट्स पर अगर आप नहीं पढ़ के जा रहे हो, मैं आपको सच में बता रही हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जाम निकालना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये तो टॉपिक हर बच्चा पढ़ के जा रहा है, तो आपको भी पढ़ के जाना है। हर बच्चा पढ़ के जा रहा है तो आपको भी पढ़ के जाना है, उसको सही आंसर लगा के आना है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा वर्ल्ड ओजोन दिवस। जो विश्व का ओजोन दिवस है वो हम कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। क्यों 16 सितंबर को मनाते हैं, उसके पीछे भी एक हमारा रीजन है। क्यों भाई? क्योंकि इस दिन जो है यहाँ पर यूएन की जनरल असेंबली ने इस चीज को पूरा यहाँ पर बताया था कि हमें ऐसा करना है। क्यों? क्योंकि इस दिन मोन्ट्रील प्रोटोकॉल जो है वो अपनाया गया था, और मोन्ट्रील प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है? ओजोन के दिवस से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये बताता है कि भाई जो भी हमारे इतने ज्यादा हानिकारक केमिकल्स होते हैं जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और मैन मेड के केमिकल्स होते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, उन सबको भी यहाँ पर हमें बचाने की बेहद जरूरत है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज की गई थी।
1987 में ये हुआ था। फिर 1994 में जाकर के यूनाइटेड नेशन की जो संयुक्त सभा है उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, याद हो जाएगा सभी लोगों को। बढ़ते हैं आगे। आगे देखेंगे अब आपसे वही सेम, इसमें भी हेडक्वार्टर्स पूछे हैं कि किसके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे आपको मैच करना है। ये तो बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली मैच करके आपका आंसर आ जाए। तो देखो भाई, मैच कर लेते हैं हम लोग। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग जो है ना, वो तो यहाँ पर दिल्ली में बना हुआ है। ठीक है, ओएनजीसी कहते हैं इसको। तो ये तो बना हुआ है दिल्ली में। तो ए का तो हो गया 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले। खनिज अन्वेषण, मिनरल एक्सप्लोरेशन का जो है वो यहाँ पे बना हुआ है नागपुर में। तो बी का हो गया 3। ठीक है, ऑप्शन तो देखो, अगर मैं तो यही बन रहा है सिर्फ, है ना, यही बन पा रहा है, तो आप वैसे ही लगा दो कि इसका आंसर 4, 3, 2, 1। ठीक है भाई, खनिज विकास निगम हैदराबाद, एल्यूमिनियम का भुवनेश्वर में है। अगला, इनमें से कौन सा यहाँ पर, एक मिनट रुकेंगे। हाँ, अगला, इनमें से कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं। तो आपको जो है यहाँ पर कोको के बारे में बताना है। कोको जो है यहाँ पर, उसका प्रमुख उत्पादक जो है वो नहीं है। तो देखिए, तो अगर आप इसको देखो तो लाटविया इसका आंसर है। लाटविया आप लोगों ने सुना होगा, ये यूरोप में आता है। लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इन तीनों को बाल्टिक नेशन कहा जाता है। कोको जो है ना, बेसिकली कोको बटर की फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। कोकोआ, है ना, वो लगाते हैं ना, कोकोआ बटर होता है एक, स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज किया जाता है। कोको के ट्रीज जो हैं उस पे ये उगता है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक इसको आप यूज कर सकते हो। और स्किन की मॉइस्चराइज, हेयर के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा ये कहाँ पे उगता है, तो सबसे ज्यादा ये उगता है घाना के अंदर। घाना के बाद ये ब्राजील में अच्छा खासा उगता है, कैमरून में अच्छा खासा उगता है, आइवरी कोस्ट में उगता है, एक्वाडोर में उगता है। लेकिन लाटविया यहाँ पर उत्पादक देश में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है ना। और इसी कोकोआ से चॉकलेट भी बनती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वहां पे अगर आप कभी जैसे चॉकलेट सब खाते ही हैं तो उसमें काफी सारी चॉकलेट्स पे आपको कोकोआ लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अब इंडोनेशिया जो आप लोग जानते हैं, इंडोनेशिया के जितने भी द्वीप है उनको आपने सही से बढ़ते क्रम की तरफ लगाना है। तो सबसे पहला जो है कौन सा आता है, सबसे पहला आता है वेस्ट की तरफ से सुमात्रा, जावी, फिर बाली, फिर लंबोक, ये सीक्वेंस है। आप लोग क्या करो, अभी जैसे ये मेरा वीडियो सुन रहे हो ना, पॉज करो वीडियो को और अपने फोन के अंदर गूगल मैप करो। सबके पास गूगल मैप है ना, गूगल मैप करो। गूगल मैप में इंडिया जूम आउट करो और उसमें जा करके इंडोनेशिया का मैप देखो। इंडोनेशिया में डालो, सुमात्रा डालो और उसको जूम आउट करो। और फिर वहां देखो, सुमात्रा आएगा, फिर जावा आएगा। सुमात्रा और जावा के बीच में सुंदर स्ट्रेट भी आपको मिल जाएगी, इनके बीच में आती है यहाँ पर। फिर बाली, लेम्बोक, ऐसे करके आपको जो है वो आराम से मिल जाएगी। आप उसको देखो, मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, इसको आपको लर्न करना है क्योंकि न्यूज में रहते हैं। अगर मैं अभी की बात करूं, इंडोनेशिया का, मान लो करंट अफेयर में आपसे पूछ लेता है कि इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, तो क्योंकि कैपिटल पे बहुत चर्चाएं चल रही थी, तो अभी इंडोनेशिया की अगर कैपिटल पूछता है तो अभी क्राइसिस वहां पे चल रहा है। जकार्ता है, जकार्ता से बोर्नियो करेंगे, नुसात्रा करेंगे, काफी ज्यादा ये चीजें जो है वो अभी प्रॉब्लम में चल रही है। तो अभी इसके लिए कोई फाइनल तो मैं आंसर नहीं बता सकती। और बोर्नियो पे जाने की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि दे आर शिफ्टिंग देयर कैपिटल फ्रॉम नुसांत्रा या जकार्ता टू बोर्नियो, ऐसा भी यहाँ पर अभी न्यूज में चल रहा है। अगला, हाँ भाई, इसको भी आपको मैच करना है। बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं, इसको आपको मैच करना है। सिमलीपाल, सिमलीपाल जो है ना, ये बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका बना है उड़ीसा में। देख लो उड़ीसा कितनी चीजों के लिए याद रखना है। मैं आपको ना अभी लिखवा दूंगी एक साथ अभी ही ज्योग्राफी में कि उड़ीसा आपको किन किन चीजों के लिए भूगोल में याद रखना है। इंडियन ज्योग्राफी देख लो कितनी सारी आई हुई है ना। पंचमरी बहुत ही खूबसूरत जगह है, मध्य प्रदेश में। मैं यहाँ पर होके आई हूँ, बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। नंदा देवी, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। नोकरेक कहाँ पे है, मेघालय में। तो आप इसको मैच कर लो। ठीक है, मैच करोगे तो आपका ए का आंसर इसमें आप मैच कर लोगे, आराम से बन जाएगा आंसर इसका भी। आंसर इसका बी बन जाएगा, है ना, 4, 3, 1, 2 करके। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि आपने उड़ीसा क्यों क्यों याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के लिए मैं उड़ीसा के बारे में फैक्ट्स लिखवा रही हूँ, वो आप लिख लो। सबसे पहला, यहाँ पे एक नेशनल पार्क का नाम याद रखोगे। मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, सिमली पाल। ठीक है, इसको आप हिंदी में बोल रहे हो, मैं, आप लोग लिख लो अपने नोट्स में, उड़ीसा एक साथ इसके लिए याद कर लेना। दूसरा, यहाँ पे आती है चिलिका लेक। ठीक है, तीसरा, यहाँ पे महानदी, एक रिवर है। महानदी की आके ट्रिब्यूटरी है जोंग, ओंग, तेल, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा आपको हीरा कुड
डैम। हीराकुद डैम भारत का सबसे लंबा डैम है, बांध है। दूसरी चीज, इसको अभी रामसर साइट में ऐड किया गया है पिछले साल। ठीक है, ये दो चीजों के लिए अभी हीराकुद डैम को याद रखते हैं। अगला, यहाँ पर हमारा चार धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी, वो भी यहीं पर ही महानदी रिवर के पास बना हुआ है। अगला, यहाँ पे एक बीच आती है जिसका नाम है गाहिर माथा बीच। ये देखो भाई, गाहिर माथा बीच न्यूज में बहुत रहती है, क्यों? मेरी बात ध्यान से सुनना, ये करंट अफेयर में बहुत जरूरी है। ये मैंने अपनी किसी और वीडियो में शायद मेरे दिमाग से निकल गया बताना, पर मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे बच्चे यहाँ पर यूपीपीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, सब लोग इस फैक्ट को रट के जाएं अपने दिमाग में कि उड़ीसा में एक गाहिर माथा बीच है। और ये गाहिर माथा बीच जो है ना, ये गाहिर माथा बीच में एक ऑपरेशन ओलिविया किया जाता है। इसको लिख लो अपने नोट्स में, मेरी बात सुन के। ऑपरेशन ओलिविया, ये ऑपरेशन ओलिविया कौन परफॉर्म करता है? ये हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड, आज से नहीं, बहुत साले दशकों से ये परफॉर्म करती आ रही है। ठीक है, जो हमारा भारतीय तट रक्षक बल है, वो जितनी भी ऑलिव रिडले कछुए हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे स्पेलिंग भी, ऑलिव रिडले टर्टल्स जितनी भी हैं, उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा हेतु ओलिविया प्रोग्राम चलाया जाता है। समझ रहे? भारतीय तटरक्षक बल, जो कि हमारे एक सशस्त्र बल है, जो कि समुद्र में जितनी भी चीजें देखनी होती है ना, उसके लिए ये पूरा चेक करता है। ठीक है, हर साल होता है ये, हर साल। ठीक है, ताकि यहाँ पर हमें पता चले कि क्या क्या ऑलिव रिडले टर्टल्स है। ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में मैं बता दूं आपको, ये कछुए विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में से सबसे छोटे और सबसे ज्यादा मिलते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिए, ये जो टर्टल्स होती है ना, इन पे यूपीएससी ने बहुत बार सवाल किया हुआ है, यूपीपीसीएस भी सवाल कर सकता है। तो इसको सुनो, मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनिए। ये जो कछुए होते हैं ना, अब इनकी पिक्चर देखना गूगल पे जाके, ये हर वर्ष जो है भोजन और संभोग के लिए हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। और ये कछुए जो है ना, क्या करते हैं, जितनी भी फीमेल होती है ना, मादाएं जो होती है, ये सब हर साल समुद्र के तट पर एक साथ इकट्ठा होते हैं अंडे देने के लिए। उसे कहते हैं सामूहिक घोंसले तैयार करना, और उसको वहां पे क्या बोला जाता है? अरीबाडा। ये लिख लो अपने नोट्स में। क्वेश्चन आता है कि अरीबाडा ये टर्म किससे जुड़ी हुई है या क्या है? तो अरीबाडा, जितनी भी मादाएं यहाँ पर ऑलिव रिडले कछुए होते हैं, वो मादाएं जो आती है ना, उनको यहाँ पे कहा जाता है अरीबाडा, जो वहां पर वो संभोग करते हैं और यहाँ पर वो बहुत सारे अंडे देते हैं। ठीक है, ये जो पूरी टर्टल्स होती है ना, ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर के गर्म पानी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और भारत में सबसे ज्यादा उड़ीसा के गाहिर माथा समुद्री अभयारण्य में इनको पाया जाता है, क्योंकि ये कछुए बहुत ज्यादा संकट में है, क्योंकि इन कछुओं का जो मांस होता है, इनकी खाल जो होती है, वो उनका जो है शिकार किया जाता है, इनके चमड़े का, इनके अंडों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी के लिए इस चीज को आपको याद रखना है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उड़ीसा अभी आप इन चीजों के लिए याद रखिएगा। बीच में अगर मुझे कोई और पॉइंट याद आएगा तो वो मैं आपको लिखवा दूंगी। पूरी वीडियो एंड तक सुनोगे तो बहुत सारे नए नए फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी, जो अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, अगला सवाल यहाँ पे ये कह रहा है कि जो तीस्ता नदी है, ये पहले जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी, लेकिन अब ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर नदी का अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण रहा है। सही बात है, ऐसा नदी अपहरण होना बहुत कॉमन सी बात है। तीस्ता नदी आपको पता होगा, तीस्ता नदी जेमू ग्लेशियर से जो वो है निकल के आती है। और इस नदी पे कई बार पहले भी सवाल आ चुका है। 414 किलोमीटर की लंबाई तय करते हुए पनहौरी हिमालय पर्वत से, वहां से निकलते हुए जलपाईगुड़ी होते हुए पूरा का पूरा ये जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। सिक्किम से निकलती है, इसे लाइफलाइन ऑफ सिक्किम भी कहा जाता है। जेमू ग्लेशियर पे सवाल पहले भी आ चुका है, मेरे हिसाब से ये बीपीएससी में पूछा गया था कि जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीस्ता नदी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नदियों पे देख लो सवाल कितने सारे आए हैं। अगला, भारत का पहला प्रथम कौशल संस्थान जो है वो कहाँ पे खोला गया है? कौशल संस्थान सबसे पहला कहाँ पे खोला गया? कानपुर में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ऐसे फैक्चुअल बेस तो बिल्कुल पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारत का स्थायी और भारत द्वारा परिचालित अंटार्कटिका में बना हुआ एक अनुसंधान स्टेशन है, जहाँ पे एक पूरी साइंटिस्ट की टीम जाती है अनुसंधान करने के लिए, ओजोन लेयर के लिए, और जानने के लिए कि वहां पे लाइफ कैसी है, क्या है। अंटार्कटिका में जाते हैं। तो भारत की तरफ से जो यहाँ पर जाते हैं, उसका नाम है भारती और मैत्री। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम हमने तो दक्षिण गंगोत्री पढ़ा है, हमने तो दक्षिण गंगोत्री पढ़ा था। तो देखिए, दक्षिण गंगोत्री भी है, लेकिन अब वो हट गया है।
ठीक है, भारतीय नहीं है, आर्य नहीं है, भारतीय है लेकिन आर्य नहीं है। दक्षिण गंगोत्री भी है लेकिन अब ये डीकमीशन हो चुका है, इसको अब हटा दिया गया है। तो अब भारती और मैत्री इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो अभी के लिए आप याद रखेंगे, पहले अगर पूछता है कि जिसको अब हटा दिया गया है, तो आप यहाँ पर आंसर लगाएंगे भारतीय, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, तो अब इसके आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से याद रखना है कि एक रिसर्च स्टेशन जो है पूछा जा सकता है। ऐसे ही आप लोगों से अगर मान लीजिए पूछता है कि आर्कटिक जो महासागर है, आर्कटिक में भारत का स्थायी कौन सा, तो वो भी आप लिख लीजिए, हिमाद्री है। ठीक है, हिमाद्री आर्कटिक ओशन में है और एंटार्क्टिक में भारतीय, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री अब नहीं है। याद कर लो ना भाई इसको, ऐसी चीजें पूछ सकता है, एक ही है यहाँ पर सिर्फ बस। ठीक है, कई जगह गूगल पे आपको दक्षिण गंगोत्री दिखाएगा लेकिन आप पूरी न्यूज पढ़िएगा कि दक्षिण गंगोत्री अब हट चुका है, अब नहीं है, अब भारतीय और मैत्री है। दक्षिण गंगोत्री को डीकमीशन, डीकमीशन मतलब उसको स्टॉप कर दिया गया है, अब उसका रूल खत्म, जिसके लिए बनाया गया था वो रूल हमें मिल गया है। तो भारतीय और मैत्री अपना काम करते हैं और बहुत सारी जो साइंटिस्ट की टीम है वो वहां पे जाकर के पूरा रिसर्च वर्क करती है और हमारे लिए इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, वहीं रहते हैं वो लोग। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत की पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, नगर निगम, वो कहाँ स्थापित किया गया था, ये आपको मैंने पॉलिटी में भी बताया था। तो भारत का पहला जो पंचायत है, पंचायत नागौर राजस्थान में बनाई गई थी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास में बनाया गया था। ठीक है, अगला, सकोत्रा आइलैंड, क्योंकि ये उस समय न्यूज में था इसलिए यूपीपीसीएस ने इस पे पूछा था सकोत्रा द्वीप के बारे में। सकोत्रा द्वीप जो है ये कहाँ पर बना हुआ है, पहले तो यही पूछ रहा है। तो ये सोकोत्रा द्वीप बना कहाँ हुआ है, सबसे पहला सवाल तो यही पूछ रहा है। ये यमन में बना हुआ है, ओमान में नहीं। यमन ओमान तो वैसे देखो बिल्कुल पास पास में है, लेकिन ये यमन जो है ना, ये एक बहुत बड़ा फेमस और बहुत ही खूबसूरत सा आइलैंड है, जो कि सोकोत्रा के पूरे रीजन में आपको यमन में देखने को मिलेगा। ओमान से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। और हाँ, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर 2 हो जाएगा क्योंकि उस समय ये न्यूज में था, इसलिए ये पूछा गया था। ठीक है ना। करीब 50,000 लोग रहते हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा नहीं है, 50,000 लोग रहते हैं यहाँ पर। आपको जाना है तो यहाँ पर आप सीधा ट्रैवल करके भी पहुंच सकते हैं, बहुत ही सुंदर द्वीप बना हुआ है। अगला प्रश्न, स्टैच्यू ऑफ पीस, ये तो देखिए सभी लोग जानते हैं। आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबने पढ़ा हुआ है, इतना इजी तो पूछेगा नहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। अब आपसे स्टैच्यू ऑफ पीस, शांति का जो है ना, वो किसके लिए बनाया गया है और कहाँ पे बना हुआ है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, स्टैच्यू ऑफ पीस जो है ना, वो राजस्थान के पाली में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है, ये उस समय का करंट अफेयर है असल में। ठीक है, ये विजय वल्लभ साधना केंद्र जो है ना, वहां पे बनाया गया है, पूरा स्टैचू ऑफ पीस पाली में बनाया गया है। बहुत जैन टेम्पल है, ये जैन मॉन्क थे आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज, उनके लिए बनाया गया। 151 मीटर का है। मैं आपको ना स्टैचूज की लिस्ट बनवा दी थी, तो जितने भी स्टैचू होंगे ना वो आपको याद रह जाएंगे, मेरे साथ बना लो लिस्ट। पहला तो आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो तो आप सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए, सरदार जी के लिए बनाया गया हमारे। अगला स्टैचू ऑफ पीस, ये लिख लेना भाई, पीस कहाँ पे बनाया गया आपको मैंने बता दिया है, पाली राजस्थान में। अब एक स्टैचू ऑफ पीस मैं एक और बता दूं, ये एक श्रीनगर में भी है, वो भी स्टैचू ऑफ पीस है। ठीक है, तो ये स्टैचू ऑफ पीस जो है ना, ये श्रीनगर में भी बना हुआ है, कश्मीर में भी है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में राजस्थान नहीं देता तो आपको कश्मीर लगाना है। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस श्रीनगर में है, किसके लिए बनाया गया है, स्वामी रामानुजाचार्य। ठीक है, अगला एक और स्टैचू मैं आपको बता देती हूँ, लिखो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। अगला, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये भी श्री रामानुजाचार्य के लिए बनाया गया, लेकिन ये तेलंगाना में। ठीक है, ये भी सेम पर्सन के लिए है, एक श्रीनगर में है लेकिन उसका नाम पीस है। ये इक्वालिटी है, समानता का स्टैचू, ये तेलंगाना में है। ठीक है, तो ये पूरे वर्ल्ड का सिटिंग स्टैचू, आप इनकी पिक्चर देखिएगा, एक सिटिंग स्टैचू है, बैठे हुए इस तरीके से, हैदराबाद के पास ये वहां पे बना हुआ है। ठीक है ना, याद हो जाएगा सभी लोगों को। अब एक स्टैचू और है जो अभी रिसेंटली ये भी बनाया गया है, ये एग्जाम बन सकता है क्वेश्चन, वो है स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी। इसे कहते हैं समृद्धि की मूर्ति। अब ये समृद्धि की मूर्ति का इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ये है भाई बैंगलोर में। लिख लो भाई, कर्नाटका बैंगलोर में है। जिन्होंने बैंगलोर बनाया है, केम्पे गौड़ा, जिन्होंने बनाया, मैं नाम यहाँ पे लिख रही हूँ, केम्पे गौड़ा। क्वेश्चन बनता है बैंगलोर किसने बनाया है, केम्पे गौड़ा। उन्हीं के नाम पर ये स्टैचू मोदी जी यहाँ पर इनॉग्रेट करके आए थे। ठीक है, आप कभी बैंगलोर गए हो या कभी जाओगे तो आप जिस एयरपोर्ट पे आप आओगे, फ्लाइट आपकी जहाँ पे आएगी वो केम्पेगोड़ा एयरपोर्ट ही होगा। ठीक है, तो
वही है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट सारे के सारे स्टैच्यूज जो आपको याद रखने हैं एग्जाम में, इनमें से किसी से भी सवाल बन सकता है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जो जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश में? तो अगर आपको पता है इसमें आएगा आंसर हापुड़। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा हापुड़। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी ऐसी एक जो है वो झील है, वो लेगून झील भी आती है और साथ में पूर्वी तट पे भी सिचुएटेड है? पूर्वी तट पे याद रखिएगा, पूर्वी तट पे मैंने बताया था चिल्का लेक है, पुलिकट भी है, बिल्कुल पुलिकट भी है, कोलीरू भी है, किलावली भी है, लेकिन सबसे बड़ी लेगून झील है तो वो तो चिल्का ही है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इससे भी सवाल आते हैं। देखा ना चिल्का से कितनी बार सवाल आया है। अगला, नोबी और कांतो के जो मैदान है वो किस देश में स्थित है? नोबी और कांतो आता है जापान के अंदर। ठीक है, ये भी ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पे जो है वो पूछा जाता है। नोबी और कांतो, नोबी कांतो जापान का बहुत बड़ा हिस्सा है, और जो आपने सबने सुना ही हुआ है टोक्यो, जो जापान की ही कैपिटल है टोक्यो, तो उसमें जो है वो कांतो में सिचुएटेड है। क्वेश्चन बनता है इस पे, तो जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, वो कांतो मैदान में ही बनी हुई है। ठीक है, और नोबी के जो रास्ते हैं, ये कौन सी नदी की वजह से बने हुए हैं? ईबी नदी, कीसो नदी और नागर नदी। ये आप याद कर लीजिएगा तीनों नाम। मान लीजिए नदियों पे ही क्वेश्चन आ जाता है अगर, तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि जैसे अब एग्जाम आने वाला है, जस्ट आने वाला है, तो कई बार क्या होगा कि आप मेरी आवाज सुनोगे, बात सुनोगे ना, तो आपको याद रहनी शुरू हो जाएगी कि अच्छा हाँ मैम ने ऐसा कुछ बताया था, तो दिमाग में रह जाती है बातें, है ना। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको माउंटेन्स को मैच करना है, क्योंकि ये माउंटेन न्यूज में, मैं आपको बता दूं, ये जितने भी आपके नाम सामने देख रहे हो ये उस समय के करंट अफेयर में थे, न्यूज में थे, इसलिए इनसे सवाल बन सकता है। ठीक है, अब जो न्यूज में होंगे आपको वो पढ़ के जाना है। आप करंट अफेयर की आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस की क्लास तो लेते ही हो, तो आपको पता है कि क्या क्या न्यूज में चल रहा है। अब ये रेनर है जो, ये रेनर वाला है ना, ये यूएसए में है। एटना तो बहुत फेमस है, और ये इतना ज्यादा इसमें इरप्शन होती है ना वोल्केनो की, तो ये तो आपका इटली में बना हुआ है। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 1। ठीक है, आगे है पेरी पेरिकुटीन। ठीक है, पेरिकुटीन, ये पेरिकुटीन जो है ये कहाँ पे बना हुआ है? मेक्सिको में है, और एपू फिलीपींस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी फिलहाल के लिए अगर मैं बताऊं कौन कौन सा न्यूज में चल रहा है, तो अभी तो देखो चल रहे हैं इंडोनेशिया के, इंडोनेशिया के सिमीरू, मेरापी, ये दोनों बहुत न्यूज में रहते हैं। सिमीरू मेरापी तो जब भी पढ़ो फटते ही रहते हैं ये माउंटेन्स, तो बस मतलब मान के चलो हमेशा ही कुछ ना कुछ इनका हो ही रहा होता है। तो ये वॉल्केनिक माउंटेन जितने जितने न्यूज में रहेंगे वो आपसे पूछे जा सकते हैं। बेरापी, सिमीरू, ये ना जो है ना काफी ज्यादा न्यूज में, तो आप तो इनको पढ़ लो बिल्कुल, मतलब रट लो सारे नहीं नाम भी वाले तो। ठीक है, अभी जो है, और कैटोपैक्सी भी न्यूज में रहता है। कैटोपैक्सी बताओ जरा मुझे, माउंटेन कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में है, कंट्री में है, बताओ जरा एक बार सब लोग मुझे मैसेज करके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको वही वाटरफॉल जो है, प्रपात, उनको मैच करना है, कौन सी नदी पे बना हुआ है, और कौन सा गलत है आपको तो ये बताना है। तो देखो अगर आपने थोड़ा सा भी इसके बारे में पढ़ा है तो आप बना सकते हो। हुंदरू सुवर्ण रेखा पे है, चचाई बिहड़ नदी पे है, धुआंधार नर्मदा पर है, लेकिन बूढ़ा गाग लोध फॉल्स कांची नदी पर नहीं बने। तो इसमें से डी वाला लिखा हुआ है ना, वो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। बूढ़ा घाघ जो वाटरफॉल है वो किस पे बने हुए हैं? ये नॉर्थ कोयल, नॉर्थ कोयल की जो नदी है उस पर बने हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, ये बूढ़ा नदी, नॉर्थ कोयल, उस पे आपको देखने को ये मिलेंगे। तो याद करना पड़ेगा आपको इसको, कहाँ पे कौन सा बना हुआ है। ये कर्नाटका के पीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया था, बूढ़ा घाट के ऊपर। ठीक है, तो ये आप याद कर लोगे ना। बाकी धुआंधार वाटरफॉल की अगर मैं बात करूं, धुआंधार के जो प्रपात है उनकी अगर मैं बात करूं, तो ये जबलपुर में बने हुए हैं, मध्य प्रदेश के अंदर बने हुए हैं, इस पे बन सकता है। बाकी दूध सागर बहुत ज्यादा फेमस है, कई बार दूध सागर पे मैंने क्वेश्चन देखा है, तो आप लोग इसको भी जरा लर्न कर लो। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो लिख लो लास्ट मिनट रिविजन के लिए। ये गोवा में बने हुए हैं, मांडोवी नदी के। ठीक है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर स्पेलिंग भी, मांडोवी नदी पे। एक ये बड़े फेमस रहते हैं, इन पे सवाल आता रहता है बार बार। ठीक है, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ कि जिन पे सवाल आता रहता है देखो वो तो पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, अगर मान लो 4 ऑप्शन भी दिए तो इजी हो जाता है, हमें पहचानना इजी हो जाता है, हम एलिमिनेट जल्दी कर पाते हैं। अगर हमें थोड़ा बहुत भी पता होता है ना, तो हमारा एलिमिनेशन बड़ा इजी सा हो जाता है उसका। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर, अगला सवाल है कि पहला है पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध तत्व आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है।
तो अगर आप पढ़ो यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा है, वातावरण तो प्रभाव होता है, तभी तो आज ही इतना ज्यादा गर्मी होना, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, बिल्कुल सही बात है। आर तो बिल्कुल ठीक लिखा है अपने आप में। लेकिन पारिस्थितिक तंत्र के विविध तत्व आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये तो देखो अपने आप में गलत है। आप लोग भी जानते हैं कि हम सब लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं, चाहे हम हो, चाहे मैमल्स हैं, चाहे हमारे जानवर हैं, चाहे चाहे कीट मकोड़े हैं, हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है। तो ए तो बिल्कुल अपने आप में, जिसको चाहे नहीं भी पता ना, वो भी इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकता है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो। नहीं निर्भर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम निर्भर नहीं है, बिल्कुल निर्भर है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ए तो बिल्कुल गलत लिखा, लेकिन जो आर लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा। चलिए अगला, इनमें से कौन सा जो द्वीप है वो कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? कैरेबियन सी में इनमें से कौन सा नहीं बना हुआ है? तो आंसर है उसका मदेरा। मडीरा। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी से थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछे गए, क्योंकि हर स्टूडेंट को कैरेबियन सी के जितने भी आइलैंड्स है ना, उनकी लिस्ट नहीं पता होती। अगर आपको एक दो पता तो आप एलिमिनेशन करके थोड़ा बहुत लगा सकते हो, है ना, ऐसा होता है ना। तो थोड़ा देखो कि आप लोग जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो चीजें होती है ना, जो जगह के नाम होते हैं, इनको पढ़ो। ये मदीरा का जो आइलैंड है ना, ये पुर्तगाल में बना हुआ है, तो थोड़ा सा इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ पे क्या बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला। अब ये पीक्स के नाम है, ये चोटियों के नाम पूछे गए हैं, काफी फेमस है सारी चोटियां। सारी चोटियां आपने सुनी होंगी, जरूर सुनी होंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं अब इसमें। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है जो यहाँ पर तमिलनाडु, इनमें से चारों में से कौन सी है तमिलनाडु में? डोडा बेटा। राजस्थान की तो बहुत ही फेमस है गुरु शिखर, कैसे? वो माउंट आबू पढ़ा ना, अरावली सबने पढ़ा है। अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इसको पूरा कवर करती है, 800 किलोमीटर की। उसकी सबसे हाईएस्ट पीक माउंट आबू गुरु शिखर पीक है, तो ये वही है। ठीक है, तो राजस्थान का तो हो गया यहाँ पर 3, तो मतलब ए का हो गया आपका 4, बी का हो गया आपका 3। आप देख लो डी आंसर बनता है, और कुछ बनता ही नहीं है। नागालैंड में सारामती है, साबरमती नहीं है, कि साबरमती पढ़ लो फ्लो फ्लो में। मध्य प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ की, तो ये भी अपने आप में ठीक हो जाएगा। और धूपगढ़ से मैं आपको बता दूं कि धूपगढ़ आइलैंड या धूपगढ़ पंचमरी में ही है, जो मैंने बताया था ना पंचमरी है, वो इस है। और ये मध्य प्रदेश के पूरा सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश का। और एक चीज और, धूपगढ़ जो है वो आपने पढ़ी है ना, सतपुरा रेंज, सतपुरा जो रेंज आपने पढ़ी होंगी, उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है कौन सी? धूपगढ़ पीक। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, 1352 की हाइट, 1352 मीटर की हाइट है, ये बन सकता है, पंचमढ़ी ही बना हुआ है, सतपुरा। ठीक है, अगला चीज, अगला मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने सतपुरा का बताया, मैं आपको विंध्या का भी बता दूं। विंध्या की सबसे हाईएस्ट रेंज कौन सी है? विंध्या की ये तो आपने पढ़ लिया, विंध्या की सबसे हाईएस्ट रेंज पे आप लिख सकते हैं, विंध्या की है सद्भावना पीक, सद्भावना पीक। ठीक है भाई, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, एनटीपीसी जो है, न्यूक्लियर पावर थर्मल कॉर्पोरेशन, उसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, जो कि सिंगरौली में बनी हुई है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि एनटीपीसी जो सिंगरौली में बनी हुई है, उसके छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है। एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, 1977 में बनी थी। तो अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि कहाँ पे क्या बना हुआ है, तो देखो भाई इसका आंसर हो जाएगा ओनली। तो ये जो है ना सिंगरौली, ये यहाँ पर मध्य प्रदेश में, ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, मध्य प्रदेश में, तो इसलिए आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बाकी हाँ एनटीपीसी के ओल्डेस्ट स्टूडेंट है, हाँ ये तो ठीक लिखा है, 1977 में बनी थी, बहुत पुरानी, वो तो ठीक लिखा हुआ। चलिए अगला, अब ये आ सकता है एग्जाम में मॉनसून से जुड़ा हुआ। कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो अगर मैं पूछूं यहाँ पर कि शीत ऋतु में होने के लिए जो उत्तरदायी, इसके अंदर कौन सा है? तो देखो, तो इसमें जो है आप देखेंगे, जब भी कभी पश्चिमी विक्षोभ होता है, तब इस तरीके से जो नॉर्थ वेस्ट है ना हमारा, उत्तर पश्चिमी भाग, उसमें आता है। आप लोगों ने जब मानसून का टॉपिक पढ़ा होगा ना, आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये आता है, तो ये वही चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सी जो है ब्लैक सी, ब्लैक सी सबने पढ़ा है ना, ब्लैक सी के पास स्थित नहीं है। तो देखो भाई, ब्लैक सी जो है बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आते हैं सीरिया नहीं। ठीक है ना, आप लोगों को स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे ज्ञान सर ने ही आपको जो है ये चीज बताई थी। आपको बताया था कि ब्लैक सी को लर्न करने के लिए बर कट करके ट्रिक आती है। ठीक है, तो आप वो याद कर लो। बी से क्या है? बुल्गारिया। फिर है यू से यूक्रेन, आर से रोमानिया, अगले आर से रशिया, जी से जॉर्जिया, फिर यू से यूक्रेन, क्योंकि वो ट्रिक नहीं बन रही थी इसलिए कर दिया, और अगले से टर्की। तो ब्लैक सी में सीरिया का तो कोई नाम ही नहीं आया, ट्रिक में आप बरगद करके याद रखो ट्रिक को, और कहीं पर बीच में और कोई नाम ही नहीं आएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
आंसर हो जाएगा ब्लैक सी के पास कौन सी नहीं है, तो वो है सीरिया। बाकी तीनों है बरगद, ट्रिक से याद कर लो, ब्लैक सी काले सागर के पास, बरगद करके याद कर लीजिएगा सब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन कौन सी जनजातियां कहाँ पे नहीं रहती है, ये उसके ऊपर पूछा गया है। तो अलास्का कोरिया गलत लिखा हुआ है। बोर्नियो पुनान ठीक है, अरब के बाद रुवाला रहते हैं, स्वीडन और फिनलैंड के बाद लैप्स रहते हैं, ठीक है, ये सब तो ठीक लिखा हुआ है, बाकी अलास्का कोरिया गलत लिखा, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला, कार्बन क्रेडिट, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। कार्बन क्रेडिट जैसी जो टर्म है ये कब से निकल के आई है? तो देखो कार्बन क्रेडिट की जो टर्म है ना, ये हमारी पहले पहले भी थी, ऐसा नहीं कि कार्बन क्रेडिट की टर्म नहीं थी पहले, पर बहुत कम ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, अब ज्यादा आने लग गई है। तो ये पहले कब आई थी? ये आई है आपकी क्योटो प्रोटोकॉल से, बड़ा ही फेमस प्रोटोकॉल है, आप लोगों ने एनवायरमेंट के टॉपिक में इसको जरूर पढ़ा होगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि कार्बन क्रेडिट के लिए आया था, कि जिसमें एक कंट्री को अपना जो है, अगर वो कार्बन के एमिशंस को, जो उत्सर्जन होता है एटमॉस्फेयर में जाता है, अगर उसको कम करेगी तो उसको यहाँ पर फायदा भी दिया जाए। तो क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पे 1997 में हुआ है। ग्रीन हाउस गैसेस जो है हमारी, जो ग्लोबल वार्मिंग का रिड्यूस कर, आपने 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को सही करने की मदद करी, उसे कहते हैं, ठीक है भाई। चलिए, इसमें आंसर जो है ना वो गलत दिया हुआ है, एक मिनट रुको। हाँ, इसका आंसर जो है कार्बन क्रेडिट का जो टर्म है, ये गलत यहाँ पे आंसर दिया, आंसर क्योटो होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेकोंग नदी। मेकोंग नदी आप लोगों ने जो है मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के समय, जब आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे होगे, आपने तब भी ये देखा होगा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में। तो मेकोंग की जो नदी है ये निकलती कहाँ से है? तो सबसे पहला यहाँ पर सवाल है मेकोंग रिवर। मेकोंग रिवर ये जो है चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, यहाँ से निकल के आती है, ये चाइना से निकल के आती है, जो कि साउथ कंबोडिया में इसका डेल्टा बनता है। तो देखो भाई, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो तो इसमें से ठीक लिखा है, तिब्बतन प्लेट्यू से आती है, तिब्बत के पठार से। डेल्टा तो कंबोडिया में स्थित नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो वन ओनली हो जाएगा। मेकोंग का डेल्टा वियतनाम में जाके बनता है, कंबोडिया में नहीं बनता, वियतनाम। ऐसे ही आप लोगों को मैं एक और चीज बता दूं कि मेकोंग गंगा कोऑपरेशन भी एक ऐसा ही एक वर्ड है, जिसमें मेकोंग और गंगा का दोनों का मिला करके 2000 जो ईयर है उसमें बनाया गया था, लाओस में, ठीक है, जिसमें इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम सबको यहाँ पर के मिक्स करके बनाया गया मेकोंग गंगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका सवाल बन सकता है, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। वो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अगला प्रश्न, अब आपको क्या करना है, आपको इनकी मैच करना है, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का है, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप भी बता दूं, आपको कुछ नहीं है इसके अंदर, मैच द फॉलोइंग करके पूरा काम करना है, इजी इजी है ये। तो देखो, अगर आप मैच करोगे तो साउथ वेल्स की कैपिटल ब्रिस्बेन है, क्वींसलैंड की सिडनी है, विक्टोरिया की पर्थ है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न है, चारों तो ठीक लिखे हुए हैं, आंसर इसका हो जाएगा ए, चारों आपस में सही मैच किए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको बता दूं क्यों याद करना है, मेरे साथ इसको देखो। देखो ऑस्ट्रेलिया का मैप कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मैप है ना जो इस प्रकार का, ये ऑस्ट्रेलिया जो है, यहाँ पर ये इस तरीके से बना है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आपका पूरा है ना वो कोरल रीफ पड़े है ना सब लोगों ने, कोरल रीफ यहाँ पे आता है, और यहाँ पे आता है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड के नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी इलाके में पूरा कोरल रीफ बना हुआ है, नीचे एक छोटा सा आता है तास्मानिया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया के बीच में क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया के जस्ट बीच में आता है कौन सी स्ट्रेट है, बास स्ट्रेट। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ यहाँ पर लर्न करना है, इसको आप पूरे को लिख लो, लर्न कर लेना ये वाले भी, ठीक है, और बाद में न्यूजीलैंड। आगे बढ़ते हैं, अब आपसे ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है, मिसलिनियस में भी आप काउंट कर सकते हो, इसमें आप लोगों को मैच करना है, ठीक है, कब कब क्या क्या बना। ललित कला अकेडमी 1954, संगीत नाटक अकेडमी 1952, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1959 में बना था, और ये 1979। सही लिखा हुआ, आपस में बिल्कुल सही मैच्ड है, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मैचिंग आपस में सही होती है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला, इनमें से कौन सा बाघ अभयारण्य जो है, टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में नहीं है स्थित? अगर आपने चारों नाम पढ़े और आपको, आप यूपी के रहने वाले, आपको पता होगा अमनगढ़ तो यूपी में आता है, बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी तो चलो ठीक लिखा है, पर अमनगढ़ तो यूपी में है, ठीक है ना, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका ए, क्योंकि ये अमनगढ़ जो है वो यूपी में है। और एक और चीज बता दूं, अमनगढ़ जो है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है, द कॉर्बेट एक जो पूरा सेंचुरी है उसी का हिस्से में आता है। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है, इनमें से कौन सा कोयले का जो आधारित बिजली संयंत्र है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है करके पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसमें नोटिस करो तो दादरी है, ठीक है, दादरी तो यहीं पर ही बना हुआ है। उसके बाद सबसे पहला वाला जो लिखा हुआ है दरलीपाली, अब दरलीपाली जो एनटीपीसी है ना, ये आपका उड़ीसा में है, इसको लिख लेना, ये उड़ीसा में बना हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा,
ठीक है। ऐसे ही जो सिंगरौली है, सिंगरौली एनटीपीसी जो है, ये सिंगरौली एनटीपीसी यूपी में बना हुआ है, ठीक है ना, ये वाला। ऐसे ही विंध्याचल एमपी में है। तो आंसर इसका हो जाएगा 2 और 3, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, बाल्टिक सी के पास कौन सा नहीं है? ठीक है, बाल्टिक सी के पास इनमें से कौन सा नहीं करके पूछ रहा है, स्वीडन और नॉर्वे। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, बाल्टिक सी के पास एस्टोनिया, लाटविया, लिथुवेनिया, रशिया भी बिल्कुल पास में है। तो देखो लाटविया, लाटविया आ रहा है, ये तो ठीक ही लिखा हुआ है। स्वीडन भी ठीक है, रशिया भी आ गया, लेकिन स्वीडन और नॉर्वे तो नहीं है ना, ठीक है, तो है ही नहीं बिल्कुल पास में। तो स्वीडन और नॉर्वे तो आते ही नहीं है। इसमें आप स्वीडन ठीक है, पर रशिया तो आता है ना, तो हम इसको नहीं काउंट कर सकते। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, स्वीडन और नॉर्वे। ये ये जो है कौन सी कंट्री आती है, नॉर्वेजियन कंट्रीज में काम करते हैं। कौन सी कंट्री? नॉर्वेजियन कंट्रीज। अगले पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला, इनमें से क्या मैच नहीं कर रहा, इनकी ब्रीड है। गाय की एक ब्रीड का नाम दिया हुआ है, सही लिखा हुआ है, दियोनी ब्रीड होती है। बकरी की बरबरी होती है, भैंस की भरातरी, भेड़ की गिर, ये करके गलत लिखा हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न, ये पूछ रहा है त्रिशूल पीक। अब देखो देखो, स्पेशली एक एक पीक के बारे में भी कई बार पूछ लेता है, जो उस समय न्यूज में होती है, या फिर कभी वैसे भी पूछ लेता, जरूरी नहीं है न्यूज में ही है, वैसे भी पूछ लेता। त्रिशूल पीक जो है वो उत्तराखंड की आती है। त्रिशूल जो है वो संस्कृत में इसको कहा जाता है कि ट्राइडेंट है, ठीक है ना। ये गढ़वाल में जो है ना, पूरा रीजन वहीं पर है, और ये अच्छी खासी इसकी ऊंचाई भी है। और साथ ही साथ त्रिशूल 1 2 3 करके पीक बनी हुई है। ये उत्तराखंड में ही सिचुएटेड है, ये बना हुआ है उत्तराखंड में, बागेश्वर में बना हुआ है, ये भी ठीक है। और इसकी हाइट 7500 मीटर से ऊंची है, ये गलत लिखा हुआ है, इसकी हाइट 7000 से के करीब है। तो इसमें आंसर ओनली वन हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट तो ठीक लिखा है बागेश्वर में, बट सेकंड गलत लिखा हुआ। अगला, पार्वती आगरा। अब देखो रामसर साइट पे एक और सवाल आ गया। ये जो पार्वती आगरा करके जो एक साइट है, तो ये रामसर साइट के बारे में सवाल था। ये जो है पूरी साइट बनी हुई है पार्वती आगरा, ये 1000 से भी ज्यादा एकड़ के पूरे एरिया में बनी हुई है। ये मानकापुर नवाबगंज रोड जो जाता है ना यूपी का, उस लाइन पे पूरी बनी हुई है। और बर्ड्स बहुत आती हैं यहाँ पे, बहुत आती हैं, और ये एक तरीके से सरयू नदी का ही पार्ट है, लिख लो। ये एक सरयू जो हमारी नदी है ना, उसी का एक हिस्से के रूप में इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। ये एक जो है पक्षी अभयारण्य है, बर्ड सेंचुरी है। इसको 1990 में बताया गया था, गोंडा डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वहां पर, ये उसी के पास जो है वो बनी, ठीक है भाई। यहाँ पे जितने भी जो पक्षी होते हैं ना, वो तिब्बत, चाइना, यूरोप, सर्बिया, सारी जगह से यहाँ पर आते हैं। बाकी सूर सरोवर भी है वहां पे, बर्ड सेंचुरी, जिसको कीथम लेक सेंचुरी भी कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश आगरा में बनी हुई है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर भी, तो वो भी पढ़ के जाइएगा। तो बाकी दोनों स्टेटमेंट इसमें ठीक लिखी हुई है, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। अगला, भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है वो कहाँ पे हुई थी? भारत के पहले कृषि विज्ञान क्षेत्र की जो स्थापना हुई है वो पौंडीचेरी, जिसका अब नाम पुडुचेरी हो चुका है, वहां पे हुई है। अब मैं आपको पुडुचेरी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ये आपको वैसे भी काम आएगी बहुत ज्यादा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत का मैप कुछ साउथ का ऐसा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पे आता है केरल, यहाँ पे आता है कर्नाटका, यहाँ पे आता है आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु में पड़ता है पुडुचेरी, ठीक है। उसके नीचे की तरफ पड़ता है कराईकल। आंध्र प्रदेश में पड़ता है यमन। यमन नहीं, यमन अलग कंट्री है ओमान के साथ, वो अलग है। जो स्कोत्रा पड़ा था ना, स्कोत्रा आइलैंड, वो अलग है। केरल में आता है माही। तो ये चारों जो हिस्से है ना, ये चारों पुडुचेरी के ही हिस्से हैं। इसमें भी सवाल बन सकता है कि ये चारों हिस्से पुडुचेरी के ही हैं। यमन, पुडुचेरी, कराईकल, माही, ठीक है, ये चारों हिस्से पुडुचेरी का ही हिस्सा है। क्यों? क्योंकि हमने फ्रेंच से लिया था इनको, फ्रेंच के उपनिवेश में थे, 1954 में इनको फ्रेंच लोग यहाँ से गए, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका हो गया? अब आज के समय में ये पूरा हिस्सा भारत का हिस्सा है, मतलब पुडुचेरी हमारे ही है। और पुडुचेरी के 4 है, तो आपको याद रखना है कि भारत की 3 स्टेट में, 3 राज्यों में बनी हुई है, और 4 हमारे अलग अलग जिलों में बनी है, डिस्ट्रिक्ट्स में बनी हुई है। 4 डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पुडुचेरी, ठीक है ना। याद कर लेना, पुडुचेरी के बारे में ये चीजें आती हैं एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा एरिया अगर इन चारों में से, देखो आपसे गंगा नहीं पूछ रहा, आपसे इन चारों में से सबसे बड़ा पूछ रहा, तो देखो वो है महानदी का। बहुत बड़ा एरिया महानदी का, अच्छी खासी बहुत बड़ी नदी है, बहुत अच्छे से मतलब बढ़िया तरीके से फ्लो करती है। अगर मैं आपको महानदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को फटाफट रिवाइज करवाऊं, मेरे साथ रिवाइज कर लो सब लोग।
तो महानदी जो है ये काफी अच्छे एरिया में फ्लो करती है। हीराकुद डैम इसके ऊपर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा से फ्लो करते हुए आती है। छत्तीसगढ़ दंडकारण्य एरिया से निकल के आती है, उसके बाद ये पूरा फ्लो करते हुए जाती है। और कहाँ पे जाके बहती है, जगह का नाम है फॉल्स पॉइंट। पूछ सकता है फॉल्स पॉइंट कहाँ पर है, ये उड़ीसा में, वहां जाके बह जाती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसमें ओंक, जोंक, तेल, सियोनाथ, हसदेव, मांद, इब, ये आपको याद करनी है। मैं स्पेलिंग लिख रही हूँ। जोंक, ओंक, तेल, सियोनाथ, हसदियो, मांद, इब, ये आपको नाम याद करने हैं। याद कर लोगे ना सब लोग मेरे साथ। महानदी, और एक चीज बता दूं मैं आपको, इनके पुराने नाम भी पूछे जाते हैं। महानदी का सबसे पुराना नाम लिख लीजिए, कनक नंदिनी। कनक नंदिनी है। और आप बताइए वितास्ता किसका पुराना नाम है, ये तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बताओ जरा सब लोग, वितास्ता किसका पुराना नाम है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कृषि समृद्धि आयोग जो है वो यहाँ पर यूपी में बनाया गया था। बिल्कुल सही बात है, यूपी में बनाया गया था। तो कब बनाया गया था, इसको बनाया गया है हाल फिलहाल में 2017 में। आगे बढ़ते हैं। अगला, इनको आपको अरेंज करना है, कब कब क्या क्या चीजें हुई है। नबार्ड, नबार्ड बहुत ही फेमस है, सबको पता है ना नबार्ड के बारे में। नबार्ड बहुत ही फेमस है। ठीक है। अगला, रीजनल रूरल बैंक, RRB, KCC, SHG, किसको कब कब जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, तो उसी के ऊपर पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं सबके ईयर्स बताती हूँ आपको, सबसे पहले नबार्ड का बताओ। तो नबार्ड जो है ना वो 12 जुलाई 1982 में बनाया गया था। ठीक है। ये एक शिवरमन कमेटी थी, उसके कहने पर नबार्ड जो कि काम करेगा उनके लिए बनाया गया। तो नबार्ड तो उस समय हुआ। उसके बाद SHG के लिए जो है बैंक का एक लिंकेज प्रोग्राम, बैंकों को जोड़ने का प्रोग्राम, ये 1992 में शुरू हुआ था, तो काफी पुराना है। ठीक है। अगला है KCC योजना। ये KCC योजना जो है ये भी अच्छी खासी जो है स्कीम चल रही है। ये 1998 में बनी थी, तो सबसे लास्ट में तो यही आ गई। तो ऑप्शन देखो तो आपका यही बन रहा है 1 2 3 करके, आप देखो तो सीक्वेंस में जा रहा है। अगला जो है RRB का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो रीजनल रूरल बैंक का सबसे पहले 1975 में इंदिरा गांधी के समय में हो चुका था। ठीक है भाई। तो आपका 4 1 2 3 आंसर इसका बन रहा है, क्योंकि और कोई ऑप्शन में बन रहा है ना, तो आप देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, इनमें से कौन सा अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्पेशली पूछ रहा है, कौन सी नहीं पाई जाती है। तो वाराणसी के स्पेशल जिले में सहरिया जो है वो नहीं पाई जाती। तो अब ये सहरिया पाई कहाँ जाती है, सहरिया ट्राइब्स हमें जो है ये मिलते कहाँ पर है। देखो सहारिया जो ट्राइब्स है ना, ये यूपी में मिलते हैं, कई बार MP में भी है, राजस्थान में भी है। तो वही इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। अगला, रिवर गंगा जो है उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिजनौर से। बिजनौर से यूपी में एंटर करती है गंगा रिवर। गंगा पे तो देखो आएंगे ही आएंगे सब, बिल्कुल आएंगे, बनते भी है सब। अगला है बालकश लेक। ये भी ना एक्चुअली फेमस है। कई कुछ कुछ ऐसी लेक्स हैं जो काफी ज्यादा फेमस रहती है, जैसे कि एक फेमस है बैकाल लेक। बैकाल जो कि सबसे गहरी नदी है, डीपेस्ट है, इस पे भी सवाल आ चुका है, ये रशिया में है। ऐसे कजाकिस्तान में बालकश लेक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, साउथ कजाकिस्तान में, और एशिया की काफी बड़ी है, मतलब सबसे बड़ी नहीं है पर काफी ज्यादा बड़ी है, काफी डीप भी है। लेकिन डीपेस्ट पूछेगा तो लेक बैकाल रशिया में। ठीक है ना, बेकाल बेकल करके पढ़ते हैं इसको। अगला प्रश्न देखेंगे, आपको इन सारी मीजोलिथिक साइट्स को आपको वेस्ट से ईस्ट में अरेंज करना है, कि वेस्ट में कौन सी है और ईस्ट में कौन सी है। देखो वैसे तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, पर अगर ये कोई साइट के बारे में पूछ रहा तो हम इसको अब हम भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो अब सबसे पहली है इसके अंदर पैसरा। सबसे पहली साइट लिखी हुई है पैसरा, तोला पैसरा करके भी इसको बोला जाता है, ये बिहार में पड़ता है। ठीक है। ये एक बिहार का एक रीजन है, पैसरा विलेज है, गांव है, ये वहां पे पड़ता है। अगला है यहाँ पर लेखाहिया। लेखाहिया भी एक साइट है जो कि यूपी में पड़ती है, और इसको ज्यादातर अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इस साइट के बारे में हम बहुत ज्यादा जानते नहीं है, बस पता है कि हाँ एक मीजोलिथिक जो है, मध्य पाषाणिक काल जो है, तो उसमें परी है ये, लेकिन जानते नहीं है यहाँ पर। ठीक है। अगला बुरहानपुर, भीरबानपुर करके या बुरहानपुर करके आप इसको पढ़ सकते हैं, ये भी MP में बना हुआ है, बुरहानपुर या बिरहानपुर करके। महादाहा अगली जो साइट है, ये भी एक गांव है, मेसोलिथिक साइट है, ये यूपी में पड़ता है। अगर आप इसको अरेंज करने के लिए पूछते हैं तो देखो, आप इसको अरेंज अगर हम करें तो सबसे पहले आपकी यहाँ पर महादहा आएगी, महादहा के बाद यूपी वाली अगली आएगी,
उसके बाद फिर बिरहानपुर आएगी, सॉरी पैसरा आएगी, फिर बिरहानपुर आएगी। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आप एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ोगे। अगला है यहाँ पर, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में, सही बात है। उसके बाद दलहन के लिए, पल्सेस के लिए कानपुर में, बहुत सही बात है। सब्जी अनुसंधान गोरखपुर में नहीं है। गंगा अनुसंधान जो है वो लखनऊ में है, बिल्कुल सही बात है। बाकी एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि सब्जियों के लिए यहाँ पर जाना जाता है, वेजिटेबल रिसर्च के लिए, तो वो ICAR का ही एक इंस्टीट्यूट है, ये कालबेला के अंदर है। कहाँ पे है? जाखिनी कालबेला में बना हुआ है, तो ये गोरखपुर गलत है। अगला प्रश्न, यहाँ पर इनमें से कौन सा वृक्ष जो है भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है ऑलिव, जैतून। बाकी टीक, ओक, चेस्टनट ये तो बिल्कुल मिलते हैं, तो भारत में ही मिलते हैं। ठीक है, ये तो आपको भारत में जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, पर ऑलिव नहीं मिलेंगे। आगे, अगला वही आ गया वेटलैंड साइड पे। देखा, मैंने कहा था ना आपको कि तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है, आ गया ना क्वेश्चन। तो वही है इसके अंदर, कोकेरा, कैरिमर, सोमोरीरी, वुलार, इनमें से कौन सी है तमिलनाडु। ठीक है, तो आप लोगों को देखो ये सबको पता है, वुलार जम्मू कश्मीर में बहुत ही फेमस है। सोमोरीरी, इसको तसो मत पढ़ना, तसो नहीं पढ़ते इसको, इसको सोमोरीरी पढ़ते हैं। ये भी बहुत बड़ी लेक है, और ये कहाँ पर है? ये आपकी लद्दाख में पड़ती है। ठीक है, अगला होकिरा का के बारे में यूपीएससी है ना, उसने भी पूछा था पिछले साल सवाल। होकिरा की जो आर्द्र भूमि है ये भी आपको श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ही मिलेगी, जबकि पॉइंट कैलिमर जो है ये आपको मिलेगा कहाँ पर? तमिलनाडु। ये ठीक लिखा हुआ है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जितने जितने फैक्ट्स आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं, आपको सब लर्न करते जाने हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा मिडल ईस्ट का पार्ट नहीं है? अब मिडल ईस्ट में क्या क्या आता है, पहले तो मैं आपको वो लिखवा दूं, क्योंकि वैसे तो देखो आप, मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा पूरा, पर मैं फिर भी आप लोगों को अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपको लिखवा दूं। तो हमारी मिडल ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, मैं आपको सारे नाम लिखवा देती हूँ। सबसे पहले आती है अल्जीरिया, बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इराक, मोरक्को, ओमान, फलस्तीन, सीरिया, UAE, येमेन। ओमान येमेन एक साथ होगी ना, हाँ। और बच गई जॉर्डन, कुवैत। यूक्रेन पार्ट नहीं है, ठीक है, यूक्रेन नहीं आता। तुनिसिया, तुनिसिया सॉरी। और टर्की, टर्की लिख दिया मैंने, नहीं लिखा टर्की। और हो गई शायद, मेरे साथ दो चार मिस कर दी होंगी कुछ। लीबिया लिखनी रह गई, लेबनान लिखनी रह गई। तो ये है कुछ यहाँ पर अच्छी खासी कंट्रीज जो कि नॉर्थ ईस्ट का पार्ट आती है। तो हमसे सवाल ये कर रहा है कि इनमें से कौन सी नहीं है, तो देखो यूक्रेन तो नहीं है ना, बाकी सब तो आ रहा है, इसराइल भी आ रहा है, इसराइल भी है, मैंने लिखना रह गया। लेबनान, इसराइल, सीरिया, लेबनान ठीक लिखा, लेकिन यूक्रेन, जॉर्डन, जॉर्डन तो है, यूक्रेन नहीं है, इसलिए ये वाला आंसर ठीक है ना, डी आंसर हो जाएगा। ग्वादर पोर्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ग्वादर पोर्ट कहाँ पे है? ये है पाकिस्तान में। ठीक है, ग्वादर पोर्ट पे ना पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये बलूचिस्तान में। मैं आपको बता देती हूँ असल में है क्या बात। देखो सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। असल में क्या है ना, कि पाकिस्तान और चाइना का आपको पता है कि संबंध काफी बढ़ते जा रहे हैं। तो चाइना ना, यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसे सीपैक कहते हैं। चाइना से पाकिस्तान तक यहाँ पर एक पोर्ट तैयार कर रही है चाइना और पाकिस्तान। चाइना जो है ना, उसका पोर्ट का नाम है काशगार पोर्ट, और पाकिस्तान के पोर्ट का नाम है ग्वादर पोर्ट। और बीच में से जो रास्ता है ना, वो हमारे POK, हमारे जम्मू कश्मीर, जो कि जबरदस्ती पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहां से निकाल के जा रहे हैं। तो ये काशगर पोर्ट पूछेगा तो चाइना आंसर होगा, क्योंकि क्या होगा ना, अगर काशगर से क्वेश्चन आता तो आप लोग कई बार ऐसा होगा कि यार नाम तो सुना है पर पता नहीं कहाँ पर है। तो काशगर पोर्ट कहाँ पे है? काशगर चाइना का है, और पाकिस्तान का ग्वादर। ये पोर्ट से रास्ता निकाल रहे हैं, ये उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक हिस्सा है। तो काशगर और ग्वादर इंपॉर्टेंट है, दोनों पोर्ट्स के नाम आपको जरूर पता होने चाहिए। और पाकिस्तान में भी कहा, बिल्कुल साउथ वाला हिस्सा बलूचिस्तान। और वहां के लोग काफी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन रोक दी गई थी, क्योंकि उनको चाइना की आर्मी बहुत ज्यादा दिख रही थी यहाँ पर। काफी प्रोटेस्ट हो रहा था इस चीज के ऊपर, तो उन्होंने ये प्रोटेस्ट के चलते ही पूरा रोक भी दिया था। चलो अगले पे आओ। अब इनमें से पूछ रहा आपसे कि कौन सा मैच सही नहीं है। तो देखो भाई, ये तो ठीक है, बातेश्वर यहाँ पर है, आगरा में है। सनकिसा, सनकिसा फर्रुखाबाद में है, बित्तौर कानपुर में है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बी वाला ऑप्शन पढ़े, आप सभी लोग जो है जानते होंगे,
देवा शरीफ, ये जो देवा शरीफ की पूरा टाउन है, ये यहाँ पर बाराबंकी जो एरिया है ना वहां पे बना हुआ है। ठीक है, देवा शरीफ बाराबंकी में है। और साथ ही साथ एक बात आपको और क्या याद रखनी है कि देवा शरीफ का जो पूरा टाउन है ना, वो हाजी वारिस अली शाह के लिए काफी फेमस है। ठीक है ना, हारिज ये मतलब कि इस चीज के लिए जाना जाता है एक्चुअली, देवा शरीफ के नाम से। ये लखनऊ के पास में रीजन है, वहां पे पड़ता है, तो इसलिए आपको ये चीज भी एक एक्स्ट्रा के फॉर्म में पता होनी चाहिए। ये भी सवाल एक तरीके से बन सकता है एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू कब किया गया था? भारत की ये योजना जो है, इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू किया गया था 2008 में। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है, सीधा सीधा याद करना है कब लागू किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? 2000। आप देख लो जलवायु परिवर्तन पे सवाल कितने सारे हैं, बहुत सवाल आते हैं, ऐसा आप हल्के में नहीं लेंगे किसी भी आप क्वेश्चन को, सीधा हल्के में लेके करो। मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि लास्ट टाइम रिवीजन से पहले ना आपको बहुत सारी चीजें मैं बता, मतलब मेरा सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बता दूं, ताकि आप लास्ट टाइम रिवीजन, एकदम होता है ना कि यार बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं कि क्या पढ़े क्या पढ़े, तो एक बार ना ये वीडियोस देख करके ना उनका एकदम प्रॉपर जो उनका एक ना मोराल होता है बहुत बूस्टअप हो जाए, और उनको ये पता चल जाए कि हाँ भाई हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमें लर्न करनी है ये चीजें। बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं कुछ भी छोड़ू नहीं आपको बताने से, मैं सब कुछ ही बता दूं जो जो है ना इंपॉर्टेंट चीजें। मैं चाहती हूँ कि एग्जाम से पहले आपके दिमाग में बैठ जाए, एग्जाम से पहले आप सुन के जाओगे इस वीडियो को, तो बस दिमाग में रख लो अपनी सारी चीजें, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है।